गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आप सभी को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस में क्या हुआ था, क्यों मनाया जाता है, तो ये सब जानते हैं। ये हमारा मैटर नहीं है कि हम इसे डिस्क्राइब करें। हमसे बेटर आप लोग पता है। आई थिंक आप सभी स्कूल से जुड़े हुए हैं तो उसकी महत्ता भी जानते होंगे कि उसका क्या महत्व है आपकी लाइफ में 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस का, है ना। तो हम फिर हाल चलते हैं आगे। हमें आज पढ़ना था उचित उपसमुच्चय के बारे में, तो हम चलते हैं उचित उपसमुच्चय पे। चलिए, हम उचित उपसमुच्चय का मतलब सीधा ये होता है कि एक ऐसा समुच्चय जिसके जैसे एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, तो बी के सारे अवयव ए में ना हो, एक ऐसा अवयव हो जो ए में ना पाया जाए। बी के एक ऐसे अवयव हों जो ए में ना पाया जाए। जैसे अगर हम ए को लिख लें 2 3 और बी को लिख लें 2 3 4, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो 4 है ये इसमें नहीं है। इसे हम सबसेट की तरीके से काउंट करते हैं। जैसे सबसेट में था ए के सभी अवयव बी में मौजूद हों। उचित में क्या है, उचित को हम वास्तविक बोल सकते हैं, इसे हम वास्तविक भी बोलते हैं। वास्तविक सीधा मतलब ये है कि ए के सभी अवयव बी में ना हो, एक अवयव बी में ऐसा हो जो ए में रिप्रेजेंट ना हो रहा हो। ए के सभी बी में हो, बस एक अवयव ऐसा हो जो ए में रिप्रेजेंट ना हो रहा हो। यहाँ पर जब आप उपसमुच्चय की बात करते हो, उपसमुच्चय, तो इसकी भी डिफिनेशन यही है। आप देख सकते हैं, इसकी डिफिनेशन ये कहता है कि ए के सभी अवयव बी में हो। डिफिनेशन देखिए, कहता है ए के सभी अवयव बी में हो, ये तो कहता है। तो वैसे सेम यही भी लिखा जाता है। ए इक्वल टू अगर 2 3 लिखा हुआ है तो बी इक्वल टू अगर लिखा हुआ है 2 3 और 4 लिखा हुआ है। अब ये कहता है कि ये ए जो है बी का सबसेट है और ये कहता है ए बी जो है वो ए का उचित उपसमुच्चय है। थोड़ा सा उल्टा है क्या, ए जो है बी का सबसेट है और यहाँ पर बी जो है वो ए का उचित उपसमुच्चय है ना। ए जो है वो बी का उचित उपसमुच्चय है। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके लिए हमने बताया था कि आप ऐसे लगा देंगे तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे लगा हो और अगर ऐसे लगा हो तो ये तो है सबसेट ऑफ बी, लेकिन हम इसे उचित मान लेते हैं और इसे सबसेट मान लेते हैं इनके अधिकतर। समझ में आया। लेकिन अगर उचित का नाम नहीं दिया तो आपका सबसेट ही होगा। सबसेट उचित लगभग एक ही जैसे, कंफ्यूजन नहीं है। अगर सबसेट उचित दोनों एक जगह आ गए तो आपको इन्हें रिप्रेजेंट करना होगा इनसे, ठीक है ना। और अगर केवल उचित पूछा है तो आप रिप्रेजेंट करेंगे इनसे, ठीक। बस यही अंतर है। अब हम अगर कल वाला क्वेश्चन देखें, अभी ज्यादा समझ में आ जाएगा। कल का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है निम्न समुच्चय में से कौन से समुच्चय किसके उचित उपसमुच्चय हैं, ठीक है। और पहला दिया है, कह रहा है ए एक्स सच दैट एक्स एक वर्ग है। चलिए तो हम मिलते हैं ए से। क्वेश्चन नंबर 5 ए, ये ए में कहता है कि एक्स सच दैट एक्स एक वर्ग है, ठीक है ना, एक वर्ग है। अब अगर वर्ग है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर ये वर्ग है तो हम इसकी प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे, इसकी 4 भुजाएं होती हैं, समान भुजाएं, यही तो ना, 4 समान भुजाएं और 4 समकोण हो गए। 2 चीजें हो गई। अगर 2 चीजें इक्वल मिल जा रही तो आप कह देंगे कि एक वर्ग है। सिंपल सा है। अगर 2 चीजें इक्वल मिल जा रही तो आप कह दोगे कि एक वर्ग है। अब जब हम बी लिखते हैं तो बी में क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स एक चतुर्भुज है, ये दिया। अब जब ये चतुर्भुज है तो हम इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखते हैं, 4 भुजाएं हैं। अब ध्यान दो, चतुर्भुज कहना है कब, जब उसकी 4 भुजाएं होंगी। वो 4 भुजाएं ऐसी हों
तब भी चल जाएगा, ऐसी हूँ तब भी चल जाएगा, ऐसी हूँ तब भी चल जाएगा। बस 4 भुजाएं होनी चाहिए, है ना। अब ये वर्ग है, इसकी भी कितनी भुजाएं? 4। इसकी कितनी भुजाएं? 4। समान है असमान है कोई मतलब नहीं है। तो ये जो वर्ग है वो इसमें आ जा रहा है, जो वर्ग है वो इसमें आ जा रहा है। यानी ये कहता है कि वर्ग एक क्या है? चतुर्भुज है। वर्ग एक चतुर्भुज है, एकदम क्लियर है। तो ये जो होगा ए वो बी का उचित उपसमुच्चय हो जाएगा। ए जो है वो बी का उचित उपसमुच्चय हो जाएगा, क्योंकि वर्ग को भी हम चतुर्भुज बोल सकते हैं। जैसे आपको पता है कि प्रॉपर्टी ये किसकी है, तो आपने कहा ये वर्ग है, लेकिन नहीं पता है, केवल इतना पता है कि चतुर्भुज है, तो 4 भुजाएं होती तो आप इसे क्या कहोगे? चतुर्भुज ही तो कहोगे। तो वही ये भी कहता है कि अगर चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं तो ये एक वर्ग है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अब आगे सी नंबर में ये कह रहा है, सी नंबर में ये कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स सम चतुर्भुज है। एक्स सच दैट एक्स एक सम चतुर्भुज है। अब सम चतुर्भुज की क्या खासियत होती है? सम चतुर्भुज की भुजाएं तो बराबर होती हैं, भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं, अपोजिट पैरेलल होती हैं, आमने सामने की पैरेलल होती हैं, दो चीजें तो मिल गई। और तीसरी सम चतुर्भुज की क्या खास बात होती है अगर देखें तो इसके डायगोनल्स समान नहीं होते। अब देखो ये, हाँ इसकी भुजाएं भी 4 होती हैं, 4 तो लिख दिए, 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये जो स्क्वायर है, वर्ग है, वर्ग जो है उसे हम कह देंगे सम चतुर्भुज। क्यों कह देंगे? क्योंकि इसकी 4 समान भुजाएं, इसकी भी 4 समान भुजाएं है कि नहीं है? ठीक है। अब उसके नीचे की प्रॉपर्टी क्या कहता है? आमने सामने की भुजा समांतर होती है, तो आमने सामने की भुजा इसमें भी समांतर होती है। इक्वल है, 90 बनाया तो भुजाएं समांतर ही होंगी, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या कह देता है? कहता है कि जो है इसके विकर्ण भी समान, इसके विकर्ण समान नहीं होते। कहता है इसके विकर्ण समान नहीं होते, कोई जरूरी नहीं है कि विकर्ण समान हो, लेकिन क्या हो जाए तो सम चतुर्भुज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक वर्ग बना है, एक वर्ग बना है, इस वर्ग के विकर्ण समान है, इस वर्ग के विकर्ण समान है, और ये सम चतुर्भुज के विकर्ण समान नहीं है। लेकिन अगर समान हो गए तो क्या सम चतुर्भुज नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि और तो 2 प्रॉपर्टी इसमें मिल रही है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि एक जो वर्ग है वो क्या है? सम चतुर्भुज भी है। ध्यान दो, एक वर्ग आपका चतुर्भुज है, क्यों? क्योंकि इसके पास 4 भुजाएं है। और एक वर्ग आपका सम चतुर्भुज है, क्यों? क्योंकि इसके सम्मुख भुजाएं समांतर है। क्लियर? चारों भुजाएं बराबर हैं और सम्मुख भुजाएं समांतर हैं। इसका मतलब क्या है? एक वर्ग सम चतुर्भुज है। किस लिए? केवल इतने के लिए कि चारों भुजा समांतर है और एक भुजा सम्मुख भुजाएं जो है, सॉरी, चारों भुजाएं बराबर हैं और सम्मुख भुजाएं जो है समांतर है। वर्ग में भी होता है, समांतर सम चतुर्भुज में भी होता है। क्लियर? तो हम क्या कह देंगे कि ए जो है बी का था ही, अब सी का भी उचित हो गया। ए जो है बी का तो था, बी में ए के सारे गुण मिल रहे थे, अब क्या हो गया? सी में भी मिलने लगे। क्लियर है ना? अब हम डी को देखते हैं। डी आपसे क्या कहता है? इधर देख लें थोड़ा सा। डी आपसे क्या कह रहा? डी में कहता है एक्स सच दैट एक्स एक आयत है, एक्स सच दैट एक्स एक आयत है। अब अगर ये आयत है तो हम यहां पर देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? आमने सामने की भुजाएं समान होंगी, भुजाएं होंगी कितनी? कोण होंगे कितने? 90, 4 कोण। अब आप देखिए, ये रेक्टेंगल है, आयत है, लेकिन इसकी भुजाएं कितनी है? 4। वर्ग में कितनी भुजा होती है? 4 होती है कि नहीं? बताओ। क्लियर है ना? अब ये कहता है कि आयत के चारों कोण 90 अंश होते हैं, वर्ग के चारों कोण 90 अंश होते हैं। तो ये आयत जो है एक वर्ग भी तो है,
आयत जो है मतलब कह सकते हैं कि ये जो वर्ग है इसको हम आयत भी तो बोल सकते हैं। अरे हमें पता है कि ये वर्ग बना है, ठीक है ना, वर्ग का नाम नहीं याद आ रहा, चतुर्भुज भी नहीं याद आ रहा, खाली एक ही चीज याद आता है, क्या, आयत। आयत क्यों? क्योंकि हम देखते हैं इसकी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हैं, प्रत्येक कोण 90 है, तो हमने कह दिया कि ये आयत है। भले ही ये वर्ग हो लेकिन आयत भी तो हो सकता है। आयत का मतलब होता है कि एल और बी डिफरेंट हो। आयत का मतलब होता है एल और बी डिफरेंट हो, लेकिन हम एल बी को बराबर कर दें तब भी तो आयत है, नहीं होगा। अरे एल 5 है बी 3 है तो हम काट के दोनों को 3-3 कर दें तो भी तो आयत ही रह जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये कहते हैं कि एक वर्ग जो है वो भी क्या है, आयत है, क्योंकि आयत के सभी प्रॉपर्टीज वर्ग में मिल रहे हैं, भले ही वर्ग की सारी प्रॉपर्टी आयत में न मिले। हमने क्या कहा कि ए बी और सी और डी का उचित उपसमुच्चय होगा, क्योंकि ए जो है बी बन सकता है, ए जो है सी बन सकता है, ए जो है वो डी भी बन सकता है। यानी एक स्क्वायर है उसे हम क्या बोल सकते हैं, चतुर्भुज, और एक स्क्वायर है उसे हम समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं, और एक स्क्वायर है उसे हम आयत भी बोल सकते हैं। लेकिन हम आयत को वर्ग नहीं बोल पाएंगे, हम समचतुर्भुज को वर्ग नहीं बोल पाएंगे, हम चतुर्भुज को वर्ग नहीं बोल पाएंगे। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अब शायद आ रहा होगा। अगर अभी नहीं आ रहा है तो 1 मिनट देख लो फिर से। समुच्चय यहाँ पर लिखेंगे, समुच्चय ए बी सी डी का उचित उपसमुच्चय है। उचित उपसमुच्चय है। यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो इतना समझ में आ गया होगा। एक लाइन यहाँ देख लो, जैसे हम कल बनाए थे सेम वैसे। ये आपका वर्ग है, ये आपका कोई चतुर्भुज है, पता नहीं कौन सा है, ये आपका एक समचतुर्भुज है, और ये आपका एक आयत है, ये आयत है। अब इनके कहने का मतलब क्या है, ये जो वर्ग है ये इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी वर्ग को हम चतुर्भुज बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी 4 भुजाएं हैं। समझ में आया कि नहीं आया? वर्ग को हम समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको चारों साइड इक्वल है, अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। वर्ग को हम समचतुर्भुज बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल है, अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। क्लियर? और वर्ग को हम आयत भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके चारों एंगल इक्वल है, अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। समझ में आया? तो वर्ग में तीनों की प्रॉपर्टी है, इसलिए वर्ग जो है इन सभी का उचित उपसमुच्चय है। अब वर्ग की प्रॉपर्टी सभी में नहीं मिल रही। जैसे वर्ग की क्या है, वर्ग की 4 भुजाएं, प्रत्येक कोण 90 अंश है, तो क्या समकोण का प्रत्येक कोण 90 अंश है? नहीं होगा। समझ में आया? वर्ग जो है एक समचतुर्भुज हो सकता है, लेकिन सारे समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब बस इतना है, वर्ग जो है वो समचतुर्भुज होगा, लेकिन सारे समचतुर्भुज वर्ग नहीं होंगे, क्योंकि समचतुर्भुज के पास 90 एंगल नहीं रहता, 90 डिग्री का, और वर्ग के पास हमेशा रहता। सॉरी, समचतुर्भुज के बाद नहीं रहता है और वर्ग के पास हमेशा 90 रहता है। क्लियर? समझ में आया? अब चले आगे, चले आगे हेडिंग लिखिए। ये डालिए पूरक समुच्चय। ठीक है, यदि ए एक समुच्चय है, यदि ए एक समुच्चय है, यदि ए एक समुच्चय है, कामा या तथा यू एक समष्टि समुच्चय है। यदि ए एक समुच्चय है, ए एक समुच्चय है तथा यू एक समष्टि समुच्चय है, तथा यू एक समष्टि समुच्चय है, लिख लिए, समष्टि समुच्चय है, तो इस स्थिति में यू के उन सभी अवयवों के समुच्चय को,
तो इस स्थिति में U के उन सभी अवयवों के समुच्चय को, इस स्थिति में U के उन सभी अवयवों के समुच्चय को A का पूरक समुच्चय कहते हैं। 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 क्लियर? कोई डाउट है इसमें? अब अगर A का पूरक समुच्चय कह रहे हैं तो लिखेंगे इसे A डैश से प्रदर्शित किया जाता है। 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 क्लियर? चले आगे, चले। अब इनके कहने का मतलब क्या है? ये कह रहे हैं कि A एक समुच्चय है, हमने लिख लिया। U एक समष्टि समुच्चय का मतलब जो सभी में जिसके सभी अवयव, जिसके कई उप समुच्चय हों, है ना। एक बड़ा समुच्चय का समूह, बड़ा अंकों का समूह समष्टि हो जाता है। ठीक है। अब ये कहता है कि अगर हमें पूरक लिखना है तो पूरक का मतलब A डैश, और A डैश का मतलब होता है U माइनस A। A डैश का मतलब होता है U माइनस A, और U माइनस A का मतलब U के वह सभी अवयव जो A में ना हो, जैसे 1, फिर उसके बाद 3 है, 4 है, 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। आई थिंक समझ में आया होगा। क्लियर? मतलब अगर आपको पूरक लिखना है तो आप A डैश लिखेंगे, और A डैश का मतलब U माइनस A, और U माइनस A का मतलब हो जाएगा ये। क्लियर? लिख लीजिए। चलिए आगे चले। चलिए, हाँ, पहला इसमें और देखते हैं, थोड़ा सा अंतर है तो अंतर में देख लेते हैं। थोड़ा सा मिटा दें इसे। चलो, यदि A एक समुच्चय ये है और एक समुच्चय B दिया है 2, 3, और अगर आपसे पूछ लेता है A माइनस B, तो आप लिखते हैं A के वह सभी अवयव जो B में ना हो। A माइनस B का मतलब A के सभी अवयव जो B में ना हो। तो 2, 3 दिया है तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? 4। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? और अगर ये भी दे दिया जाता, 4 भी दे दिया जाता, तब क्या करते? तब यहाँ क्या हो जाता? ब्लैंक, यानी 5। क्लियर? तो आप A माइनस B भी लिख लीजिए, A माइनस B लिख लीजिए, तब हम आगे चलें। क्वेश्चन कितना लिख लीजिए। चलें, चल आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.4। आपके लेसन में बस इतने ही थे, टॉपिक इतने ही थे। अब आप क्वेश्चन लगाते हैं 1.4 का। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि यदि U इक्वल टू 1, 2, 3 से लेकर और 8 तक दिया है। कहता है इफ U इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये आपका एक समष्टि समुच्चय है ना, समष्टि समुच्चय है। अब उसके बाद ये कहता है कि यदि A बराबर दिया हुआ है, ये A इक्वल टू दिया हुआ है, ये आपका दिया 2, 4, 6 और 8, 2, 4, 6 और 8। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि तब A डैश तथा A डैश की होल डैश का मान क्या होगा। तो A डैश मतलब क्या? U माइनस A। U माइनस A आप निकाल सकते हैं। कितना? लिखिए, निकालिए।
चला आगे। चल यू के वह सभी अवयव जो ए में ना हो। देखो 2 यहाँ पर है, 1 नहीं है, फिर उसके बाद 1 के बाद 2 है, 3 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है और 8 है ना? यही तो था, देख लेना एक मिनट आप लोग भी। तो ये इतने अवयव जो है ए डैश के हो गए। ठीक, अब कहता है कि ए डैश की होल डैश निकालिए। अब इसका क्या मतलब है, एक बार और डैश लगा दिया, तो अब क्या करोगे, यू में से ए डैश को घटा दो। समझ में आया? यू में से ए डैश को घटा दो, यानी यू यहाँ देखना और ए डैश यहाँ देखना है। तो जब यू में से ए डैश घटाओगे तो आपको मिलेगा क्या, 2, 4, 6 और 8, यही तो मिलेगा। देखो 2 यहाँ नहीं था इसमें, 4 नहीं था इसमें, 6 फिर उसके बाद 6 नहीं था इसमें और 8 नहीं है इसमें, है ना? तो ये हो गया। और इसे ही हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं। यानी अगर हमें एक प्रॉपर्टी लिखनी हो, एक थ्योरम लिखनी हो, तो हम लिख सकते हैं ए डैश की होल डैश का मतलब क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है ना? लिख लीजिए। चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, प्रूफ कीजिए ए डैश माइनस बी डैश इक्वल टू ए माइनस बी। कहता है प्रूफ कीजिए ए डैश माइनस बी डैश इक्वल टू ए माइनस बी। तो देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। ए डैश माइनस बी डैश इक्वल टू ए माइनस बी। ऐसा प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि बी माइनस ए होगा, बी माइनस ए होगा, बी माइनस ए होगा। ऐसा प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो हम सबसे पहले एलएचएस लेंगे और एलएचएस में हम देखते हैं ए डैश। ए डैश का मतलब होता है यू माइनस ए, इतना तो पता चल गया है। और उसके बाद बी डैश लेते हैं तो बी डैश का मतलब यू माइनस बी, है ना? और यहाँ पर लिख लेते हैं जहाँ यू एक समष्टीय समुच्चय है, जहाँ यू एक समष्टीय समुच्चय है। क्लियर? अब उसके बाद हम देखते हैं तो इनको घटा दें, तो घटाएंगे तो यू माइनस ए, माइनस में यू माइनस बी, सॉल्व करेंगे तो यू माइनस ए, माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस में बी, यू से यू कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, बी माइनस। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है ना? लिख लीजिए। चले आगे। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यदि, फिर उसके बाद एक नाम दिया है यू के जगह पर, लेकिन है समष्टीय समुच्चय। तो हम देखते हैं क्या है। कहता है इफ, ये कुछ ऐसे बना है टेढ़ा मेढ़ा, जो भी है आप चाहे यू ही मान ले तो बेटर रहेगा, है ना? ये आपका दिया है 1, 2 और उसके बाद ये आपका दिया हुआ है 3, 6, 7, 12, 3, 6, 7, 12, फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है 17, 21, 35, 17, 21, 35 और फिर आपका दिया हुआ है 52 और 56, ये दिया हुआ, ये एक सेट दिया हुआ, ठीक है ना? अब उसके बाद ये पी में बोल रहा है, कह रहा है कि सभी विषम संख्याएं। अब सभी विषम संख्या का मतलब क्या, 1, 3, 5, 7, पता नहीं है कहाँ तक, बस सभी विषम संख्याएं हैं। क्लियर है ना? अब उसके बाद क्यू में बोल रहा है कि वह सभी संख्याएं जो 7 के गुणज हैं,
वह सभी संख्याएं जो 7 के गुणज हैं या 7 से विभाज्य हैं। तो 7 से विभाज्य यानी 7 की टेबल, 7 से विभाज्य का मतलब यही तो हुआ 7 की टेबल। अब 7 की टेबल कहाँ तक लिखेंगे ये भी कंफर्म नहीं है, बस आपको लिखते जाना है। समझ में आया? 10 सत्ते 70, उसके बाद 11 12 13 में भी लिखना है, बस डॉट लगा दी। क्लियर? अब ये पूछता है कि P डैश निकालिए, तो P डैश का सीधा मतलब U माइनस P। U के वह सभी अवयव जो P में ना हो, ध्यान दीजिएगा, P के सभी अवयव नहीं देखना है, U के वह सभी अवयव जो P में ना हो, U के वह सभी अवयव जो P में ना हो। चलिए देखते हैं। U यहाँ से A दिया हुआ है 1 और यहाँ पर 1 नहीं है, सॉरी इसे देखना है ना, यहाँ 1 दिया, यहाँ 1 दिया, यहाँ 2 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2, 3 है 6, 7 भी होगा 12, 17 भी होगा क्योंकि 17 आपका ऑड है ना, 21 भी आपका ऑड है, 35 भी क्या है ऑड है, तो 52 हो जाएगा, फिर 56 हो जाएगा। क्या ये लाइन समझ में आई? अरे इसमें सभी 8 को निकाल दो, जो बचे उसे लिख दो, हो गया। समझ में आया? क्लियर? अब उसके बाद देखते हैं Q डैश। Q डैश आपसे कहता है तो U माइनस Q। अब U के वह सभी अवयव जो Q में ना हो, अब U में क्या है 7 14 21, 7 की टेबल, यहाँ पर क्या एक 7 है, 2 3 6 7 है, 7 को छोड़ दो, 12 लिख दो, 17 लिख दो, 21 है इसे भी छोड़ दो, 25 है इसे भी छोड़ दो, 52 लिख दो, 56 है इसे भी छोड़ दो, हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं? लिख लीजिए। घर पे लगाए थे आप क्वेश्चन? क्यों आप लगाए थे, लग नहीं रहा था। एक और नहीं लगे? हो गया? चल आगे। अगले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है U दिया है, A दिया है, B दिया है और C दिया, U A B और C दिया है। अब हम ये क्वेश्चन पूरा तो नहीं बता पाएंगे लेकिन थोड़ा बहुत जरूर डिस्क्राइब कर दें। देखिए ध्यान दीजिएगा, U दिया है समथिंग ऐसे लिखा होगा, B दिया है ऐसे समथिंग, C दिया है ऐसे समथिंग, U B और C और शायद A भी दिया है, ऐसा सब दिया है ना। अब आपसे क्या कहता है? कहता है A डैश निकालिए। बताइए कोई प्रॉब्लम है? शायद नहीं होनी चाहिए। U के अवयव लिखे हैं, A के अवयव लिखे हैं, U में से A को घटा दो, लग जाएगा। केवल डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब बता नहीं रहे ढंग से, बस केवल समझा दे रहे हैं, शायद लग जाए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है B डैश लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम है? U माइनस B कर देना, हो जाएगा कि नहीं। फिर अगले में आपसे ये कह रहे हैं C डैश लगा लोगे, लग जाएगा ना। फिर उसके बाद A माइनस B भी लग जाएगा। A के वह सभी अवयव जो B में नहीं है। A माइनस B का मतलब होता है, A माइनस B का मतलब होता है A के वह सभी अवयव जो B में ना हो। अब B वाले जो बचे हैं उसे नहीं लिख देना है, खाली A के वह सभी अवयव लिखने हैं जो B में ना हो। B में क्या बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बस A क्या ना हो बस। क्लियर? समझ में आया? अब उसके बाद फिर आगे आपसे कह रहा है A माइनस C, B माइनस A, C माइनस B और B माइनस।
सारे सभी लग जाएंगे शायद, है ना। अब एक हम ये बता दे रहे हैं, देखो ध्यान दो थोड़ा सा। इसी में हम ले लिए हैं एक अंक बी ले लें, बी ज़्यादा आया। बी इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2357 और ए आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जब हम a माइनस बी निकालेंगे तो a के वह सभी अवयव जो b में ना हो। देखो 1 है, इसमें लिख देते हैं, 2 है, 3 यहाँ पर कुछ था, कुछ गलत हो गया क्या, 3 था, 2 3 दोनों है, 4 है इसमें तो 4 लिख देते। समझ में आया कि नहीं। लेकिन जब वही उल्टा करेंगे क्या, b माइनस ए, इसीलिए लिख दिए b माइनस ए करेंगे तो b के वह सभी अवयव जो a में ना हो। 2 है इसमें बिल्कुल, 3 है, 5 भी है, अब बचा क्या 7। अब समझ में आया दोनों में अंतर। तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन लगा सकते हो, है ना। आगे कैलकुलेशन में आपको जो है पढ़ाया जाएगा क्या बैन आरेख क्या होता है, इनके लिए मिलिए कल। आज की क्लास में बस इतना ही।